आज की जो हमारी क्लास रहेगी ONR 003 जल संग्रहण, संरक्षण और उपयोग। खास तौर से आपके जो सब्जेक्ट है ONR 003, ठीक है? इसकी आज हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं और आज इस क्लास में आप सभी को मैं कोशिश करूंगा जितना पढ़ा सकूंगा, सारा बुक कोशिश करेंगे, नहीं तो जितना होगा उतना मैं जरूर पढ़ा दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं बता दूं, आपका जो एग्जाम होगा ONR 003 का, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और पूरा क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में इसमें कैसे आता है। आगे देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो देखिएगा एक पूरा क्वेश्चन पेपर है ONR 003, ठीक है? इसका जो आपका एग्जाम होगा, देखो यहाँ पर लिखा जल संचयन प्रबंधन में प्रमाण पत्र, ठीक है? ये प्रमाण पत्र को मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है? लेकिन एक चीज बताऊं, ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है और आप सभी का जो एग्जाम होगा ONR 003 का, इसमें अगर मैं बात करूं ONR 003 जल संचयन, संरक्षण और उपयोग, इसका एग्जाम 75 मार्क्स का होगा, याद रखना। कितने मार्क्स होगा? 75 मार्क्स, यानी 75 नंबर का ही पेपर होता है, जिसमें से 27 नंबर पासिंग मार्क रहेगा, यानी 35% ही पासिंग मार्क होता है, ठीक है? आपका एग्जाम जो होगा इसका 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है? कितने घंटे का पेपर है? 3 आवर्स की टाइमिंग का एग्जाम रहने वाला है और आपको एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करूं, देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, पहले क्वेश्चन में का और खा यानी 2 पार्ट है, का और खा है। का 10 नंबर का है, खा 15 नंबर का है। अगर आप पहला क्वेश्चन करें तो आपको दोनों करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने का कर दिया और खा छोड़ दिया, तो भाई 15 नंबर का नहीं बनेगा। दोनों कीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है? देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं, का और खा। का 10 नंबर का है और खा आपका 5 नंबर का, यानी टोटल कुल मिला के 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इसमें भी 2 पार्ट दिए गए, का है, का 8 नंबर का है और खा क्वेश्चन जो है 7 नंबर का है। 8 7 15 हो जाएगा, यानी तीसरा क्वेश्चन टोटल 15 नंबर का है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, पहला 5 नंबर का है और दूसरा 10 नंबर का। चौथे क्वेश्चन दोनों को मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 15 नंबर का बन जाएगा, ठीक है? पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें क्वेश्चन में का खा गा, यानी इसमें इसके 3 पार्ट हैं, 5-5 नंबर के, और 3 5 15, टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा ना। और छठा क्वेश्चन देखिएगा, छठे क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, तो आपको तीनों लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखना, एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने ही करने रहेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा ना, इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, देख रहे हैं? इसमें शॉर्ट नोट लिखना रहेगा और 3 नंबर का आएगा, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? ये टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करना रहेगा। अब मैं बता देता हूं कि भाई अगर कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है, 10 नंबर के लिए 2 या 2.5 पेज लिखना है, ठीक है? 5 नंबर के लिए ओनली 1 पेज लिखना है। 1 पेज मतलब एक पन्ना जो होता है उसके आगे आगे का पार्ट, ठीक है? उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। 8 नंबर के लिए 2 पेज, 7 नंबर के लिए 2 पेज लिखना है, 5 नंबर के लिए 1 पेज लिखना है, 10 नंबर के लिए 2 से 2.5 पेज लिखना है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है? जैसे अगर आप देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं, का, खा, गा, तीनों 5-5 नंबर के हैं। तो एक का 5 नंबर का 1 पेज, 2 पेज, इस हिसाब से 3 पेज हो जाएगा। इतना तो लिखिएगा ही लिखिएगा। और जैसे 8वां क्वेश्चन, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी दे रखी है, जिसमें का, खा, गा, घा, टोटल 5-6 हैं। टोटल अगर आप देखें 6 हैं, 6 में से आपको 5 करने हैं, तो ये 3 नंबर का है। 3 नंबर के लिए आप कम से कम ये मान लीजिए कि जैसे कर देना आप, जैसे अगर आप 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये 3-4 लाइन या 5-6 लाइन आप जितना लिखना चाहते हो उतना लिख लीजिएगा, यानी टोटल 5 मिला करके वही 2-2.5 पेज हो जाए, इतना कर दीजिएगा, ठीक है? इस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, 75 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से पास होने के लिए 27 नंबर की आपको क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। और एग्जाम ये आपका 3 घंटे का ही होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए मैं आपको किताब पढ़ाता हूं। अगर मैं बुक की बात करूं तो इस बुक में टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 7-8 चैप्टर हैं, ज्यादा चैप्टर नहीं है। इसमें अगर आप देखें, इसका जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है? जल संग्रहण की विधियां। जल संग्रहण मतलब समझते हो, यानी पानी को जो स्टोर करते हैं, रिस्टोर करते हैं, यानी इकट्ठा कैसे करते हैं, यानी पानी को इकट्ठा करने की कौन-कौन सी विधि है? भाई कोई भी पानी हो, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो,
उस पानी को हम कैसे रिस्टोर करें। संग्रहण का मतलब यानी इकट्ठा करना, जैसे हम लोग बाल्टी में भर लें या कहीं गड्ढे-उड्ढे में भर लें, उसी को बोलते हैं जल संग्रहण ना। जैसे बारिश का पानी होता है, लोग बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा तालाब है, कुआँ है, लोग उसमें स्टोर कर लेते हैं। तो जल संग्रहण की कौन-कौन सी विधियाँ हैं, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर में अगर आप देखोगे, वर्षा संग्रहण प्रणाली, यानी बारिश के पानी को हम लोग कैसे स्टोर करें। अरे जो बारिश का पानी बरसता है ना, उस पानी को कैसे इकट्ठा करें। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, फलों उत्पादन के लिए जल संग्रहण, यानी भैया फल है, यानी जो हमारे फलों उत्पादन है, जैसे हमारे फल है, फूल है, यानी खेती जैसे फल की खेती होती है, तो उसके लिए पानी को हम लोग कैसे स्टोर करें, ताकि भैया तीसरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हम लोग कि जैसे मान लीजिए आपका भैया आम का बगीचा है, ठीक है, आपने अंगूर की खेती कर रखी है, आपने केले की खेती कर रखी है, तो उसमें उसके लिए आपको पानी स्टोर करना पड़ेगा ना, तभी तो सींचना पड़ेगा खेत को। चौथा चैप्टर क्या रहेगा, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण, यानी कृत्रिम तरीके से, एक प्रकार से ऐसा कोई तरीका हो जिसके जरिए हम भूमि का जल को भर सकते हैं, पानी को, ठीक है। जैसे मान लो जमीन की सिंचाई उचाई कैसी की जाती है, कृत्रिम तरीके से, जैसे अगर आप देखोगे भैया खेत को कैसे, एक तो बारिश का पानी बरसता है तब खेत सींचा जाता है, दूसरा हम लोग ट्यूबवेल के जरिए, नहरों के जरिए, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, खेतों को सींचते हैं ना। तो 4 चैप्टर आपका जो रहेगा ब्लॉक नंबर फर्स्ट में है। इस किताब में जो आपकी बुक है ना, ONR 003, इसमें टोटल 2 ब्लॉक हैं। तो 2 ब्लॉक यानी 2 खंड हैं। पहले खंड में 4 चैप्टर हैं और दूसरे खंड में भी अगर आप देखेंगे तो 3-4 चैप्टर उसमें भी दे रखे हैं। टोटल 7-8 चैप्टर की बुक है, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग इसका शुरू करते हैं। पहला चैप्टर देखिएगा, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सकेगा आज पढ़ा दूंगा, वैसे इस चैप्टर की क्लास आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन इसकी बड़ी कर लेता हूँ अगर होगी तो, 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा इतना ही होगा भाई मेरे, देखिएगा पहला चैप्टर क्या है, जल संग्रहण की विधियां, यानी पानी को संग्रहण कैसे करें, पानी को स्टोर कैसे करें, विधियां यानी तरीके, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। भैया अगर आप देखिए पहला देखिएगा 1.3 जल संग्रहण की तकनीक, यानी ऐसी कौन कौन सी तकनीकें हैं, ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे स्वस्थाने, जैसे भैया पानी बरसा है, जैसे पानी जहां है वहीं पर इसको स्टोर कर लिया जाए, उसको बोलते हैं स्वस्थाने संग्रहण की तरीके। जैसे मान लो भैया पानी बरसा, बारिश का पानी है, स्वस्थाने उसी स्थान पर जब हम किसी पानी को स्टोर कर लें, संग्रहण कर लें, वो कौन कौन सी तकनीकें हैं। दूसरा है सतही जल संरक्षण की तकनीक, यानी सतही जल जो होता है उसको हम कैसे स्टोर करें। अगला 1.4 देखिएगा, रन ऑफ अपवाह जल संग्रहण की रचना क्या है। एक इंपॉर्टेंट हो सकता है रन ऑफ, ठीक है, अपवाह, खास तौर से जो बारिश का पानी, जैसे तालाब का पानी है, नदी का पानी है, इनका कैसे करें। छत पर वर्षा जल का संग, जैसे पानी बरसता है ना तो छत पे बहुत, देखो बारिश होता है ना तो भैया छत पे पानी भर जाता है, तुम सबके छत पर भी पानी भरता होगा, तो भैया नीचे लगी होगी जो पाइप लगी रहती है उसके जरिए पानी निकल जाता है। तो जो हमारी छत होती है, ठीक है, जो हमारी छत होती है, छतों पर जो पानी बरसा है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ना, जैसे कोई गड्ढा-वड्ढा खोद रखा है वहां करते हैं ना, तो छतों पर वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाए। तो ये जो हमारी छतें होती हैं वहां पर हम पानी को कैसे स्टोर करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फलों उत्पादन के लिए जल संग्रहण, भैया हम लोग जैसे जल संग्रहण करें, पानी को स्टोर करें, ताकि उससे हम लोग क्या कर सके, फलों जो हमारे उनकी फलों के जो खेत हैं उनकी सिंचाई उचाई कर सकें। तो इसके लिए हम जल संग्रहण कैसे करें, फलों उत्पादन के लिए जल संग्रहण कैसे करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस बात को ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। तो पहले देखिएगा जल संग्रहण की तकनीक 1.3, देखो जल आपूर्ति के स्रोत के आधार पर क्या बोल रहा है, जलापूर्ति के स्रोत के आधार पर जल संग्रहण प्रणालियों में 2 भागों में बांटा, यानी पानी को जो हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, संग्रहण करते हैं, इसके आधार पर हम 2 श्रेणी यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है स्वस्थानीय जल संग्रहण, यानी पानी जहां बरसा है, यानी जो पानी है, पानी को उसी जगह पर स्वस्थानीय यानी उसी स्थान पर संग्रहण कर लिया जाए। देखिएगा
स्वस्थानिक जल संग्रहण का तात्पर्य है वह जल संग्रहण जहां मृदा प्रोफाइल में गिरता है, यानी पानी जहां मिट्टी में गिरता है। मृदा एवं जल संरक्षण के उपयोग इसी श्रेणी में आते हैं। अर्ध सूक्ष्म और सूक्ष्म क्षेत्र जहां जल की कमी है, मुख्यतः ठीक है बरानी कृषि पर ही निर्भर है। अतः इन क्षेत्रों में जल की क्षमता में सुधार के लिए, यानी इन स्थानों पर जल की क्षमता दक्षता में सुधार करने की तथा उत्पादन को बढ़ाने की स्थानीय स्थितियों की जरूरत है। वर्षा जल प्रबंधन के निपुण युक्तियों के विकास की अत्यंत आवश्यकता है। देखो करें कि जैसे भाई मान लो कि जैसे राजस्थान का इलाका है, ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर भाई रेगिस्तानी इलाका है, पानी बहुत कम होता है, ठीक है, सिंचाई के साधन बहुत कम है, तो वहां पर हमारे लिए जल पानी को इकट्ठा करना यानी उसको स्टोर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। यानी वर्षा जल का प्रबंधन वहां पर, एक बात बताओ, जैसे राजस्थान के इलाके हैं, तो भाई राजस्थान के इलाके में तो पानी कहाँ इतना ज्यादा बरसता है ना, एक तो वैसे भी वहां की मिट्टी बलुई मिट्टी है, ठीक है, तो वैसे भी पानी तुरंत सोख लेती है, ठीक है, राजस्थान की जो मिट्टी है, तो भैया वहां पर जो बारिश का पानी है उसको हमें जैसे बारिश का पानी बरसा और वहीं पर स्टोर कर लिया, ठीक है। जल संग्रहण के लाभ और, ठीक है, लाभ और पतवार के उपयोग के साथ साथ जल संग्रहण की इस नवीन तकनीकी को कुल रन ऑफ को कम करने व मृदा से जल वाष्पन को रोकने की क्षमता है। करें भैया कि जैसे पानी को तुम स्टोर करो ना, जैसे पानी को तुमने स्टोर किया, पानी बारिश का पानी बरसा और तुमने बारिश के पानी को स्टोर कर लिया और उसके बाद करोगे पानी भाप बन के उड़ ना जाए। जैसे मान लो तुमने तुमने किसी गड्ढे में पानी को इकट्ठा कर लिया, अब घाम होगा, धूप होगी, तो क्या होगा, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा। तो ये भी रोकना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्या है, यह भी रोकना क्या है आपके लिए, क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी को स्टोर करो और भैया आपका जो पानी है वह मृदा से जल वाष्प रोकने की क्षमता हो, इसे बरानी क्षेत्रों में पौधों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ जाती है और फलो उत्पादन वृद्धि हो। करें भैया पानी को अगर तुम लोग स्टोर करोगे तो खेत को सींचोगे, इससे क्या होगा, फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, समझ रहे हो। अरे बात, पानी खेतों में तुम पानी लगाओगे तो फसलों का उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, जहां पर पानी नहीं है। बरानी स्थितियों के अंतर्गत मृदा की नमी संरक्षण निम्नलिखित, नहीं भैया मृदा में मिट्टी में नमी बनी रहे, यह भी हमारे लिए बहुत, मृदा में नहीं है, मिट्टी में नमी जो होती है उसमें जो नमी होती है वो भी बनना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो मृदा में नमी संरक्षण की निम्नलिखित विधियां, भैया ऐसे कौन कौन से तरीका है जिसके जरिए मिट्टी में नमी बनी रहेगी, ठीक है। जैसे होता नहीं, बहुत बहुत सारे खेत होते सूख जाते हैं, मिट्टी बड़ी सूख जाती है, पानी बहुत सींचना पड़ता है, ठीक है। यानी खेत में मिट्टी में नमी बनी रहे, मिट्टी की नमी का संरक्षण के लिए कौन कौन से तकनीकें हैं, जैसे कंटूर बांध बनाना, एक बांध होता कंटूर बांध बना करके, ठीक है, बैच टेरेस बनाना, ठीक है, कंटूर खाई खोदना, नाल बांध बनाना, कंटूर वनस्पति अवरोध यानी बाड़ बनाना। यानी इन सारे तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी की जो नमी है, मिट्टी में जो नमी है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कंटूर बांध बनाना, ठीक है, कंटूर बांध किसी भूमि पर निश्चित अंतरालों पर कंटूर, यानी कंटूर का तात्पर्य है सामान उठाने या ऊंचाई के बिंदुओं को जड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, तथा साथ छोटे उठानों को या बांधना। यह अंतराल उस भूमि के ढलान या उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। कंटूर और बांध आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आपकी फोटो में भी कंटूर बांध बना हुआ है, क्या बना हुआ है, अगर आप देखेंगे कंटूर बांध किस प्रकार से इन्होंने बना रखा है। कंटूर बांध को एक कह रहा है कि कंटूर बांध भैया अगर बनाओगे तो जो आपकी खेत है उसमें मिट्टी है उसमें नमी बनी रहेगी, ये बात कही जा रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे नहीं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कंटूर बांध बनाना उपयुक्त हो सकता है। भैया जहां पानी कम बरसता है वहां पर कंटूर बांध बनाओ, कंटूर बांध बनाने से खेत में नमी रहेगी और खेत में अगर नमी रहेगी तो भैया पानी खेत में कम सींचना पड़ेगा और कम सिंचाई करनी पड़ेगी, बारिश कम होता है तो भैया तुम्हारे खेत में जो फसल होगी अच्छी खासी होगी, ठीक है। यानी मिट्टी में अगर नमी बनी रही, कंटूर बांध बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरा, बैच टेरेस बनाना, बैच टेरेस बनाना पहाड़ी ढलानों के पर कंटूर के साथ साथ सीढ़ीदार खेत बनाने शामिल है, जो आधी जमीन को काट करके आधी को भर करके बनाया जाता है। यानी टेरेस यानी बैच टेरेस बनाना एक प्रकार से पहाड़ी पर जैसे सीढ़ीदार खेत बनाया जाता है, आधी आधी जमीन को काट करके आधी जमीन को भर देते हैं,
जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है? बैच टेरेस यानी इसके जरिए जैसे इस यानी खोदो और बना लो, यानी सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। कैसे बनाया जाता है जी? सीढ़ीदार, बाँध पर किसी वन की जाती है। यानी यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं यानी क्या है सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है देखो यहाँ पर फोटो में बना के देखो जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना यहीं पर खेती करते हैं। जैसे मान लो तुम हमारे घरों में नहीं लगे सीढ़ियाँ लगी हैं, तो सीढ़ीदार ऐसे खेत बनाते हैं जैसे घर की पैड़ियाँ नहीं होती सीढ़ियाँ होती हैं, मंदिरों के जैसे जैसे घर में सीढ़ी बनी है, उसी प्रकार से क्या है खेती की जाती है, सीढ़ी-नुमा खेती है, ठीक है? इससे क्या होता है कि एक प्रकार से अगर आप देखेंगे ना, तो इससे क्या है मिट्टी में नमी बनी है और मिट्टी में नमी बनने का रीज़न ये है कि भैया मिट्टी में अगर नमी रहेगी तो सिंचाई कम करनी पड़ेगी, सिंचाई कम करनी पड़ेगी तो क्या होगा फसल बढ़िया होगी, ठीक है? ये कहने का है। बैच टेरेस बनाना, कंटूर खाई बनाना, खाई बना करके। जैसा आप कंटूर खाई बनाने का ढलवादार खेतों में कंटूर के साथ-साथ अवतरण अलग-अलग खाई के निर्माण की प्रक्रिया है। यानी खाई जैसे खोद नहीं दे, खाई मतलब समझते हो? यानी खेत के चारों तरफ गड्ढे हो जाना, इसको बोलते हैं खाई। जैसे खेत है, खेत के चारों तरफ गड्ढे बना दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर इस फोटो में देखोगे ना, जैसे भैया भाई मेरे एक खेत है, ठीक है? एक खेत है। खेत के दोनों साइड अगर आप देखोगे तो खाई बनी हुई है। खाई क्या है? इसके ज़रिए किया जाता है। खाई क्या है? अरे खाई में भैया पानी रुकेगा। क्या? खाई में पानी रुकेगा। एक बात बताओ सुनो, खेत है, खेत के चारों तरफ खाई है और खाई में पानी भरा रहेगा और खाई में भैया जब पानी भरा रहेगा तो क्या होगा कि खेत में नमी बनी रहेगी, समझ रहे हो? जैसे मान लो तुम्हारा खेत है और तुम्हारे खेत के बगल तालाब है, तो तुम्हारे खेत में नमी हमेशा बनी रहेगी, सच्चाई बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे खेत खेत के पास एक नदी जैसे देखा होगा ना कि जो खेत नहरों के आस-पास होते हैं, उन खेतों में नमी ज़्यादा रहती है और जो खेत नहर से थोड़ा दूर होता है, वो खेत में नमी नहीं रहती। इसलिए अगर आप यानी खाई बनाने का मतलब क्या है? खाई से क्या होता है भैया कि खाई में जब बारिश होगी तो पानी भर जाएगा, तो क्या होगा कि भई एक बात बताओ चारों तरफ अगर पानी भरा है, तो खेत में नमी बनी रहेगी। तो नमी तो वही बात हो रही है कि भैया खेत की नमी कैसे हम लोग बनाएँ? जैसे वही बता ना कि कहीं-कहीं जैसे कहीं-कहीं जैसे नहर निकली है, नहर निकली है तो नहर के आस-पास के जो खेत है तो उन खेतों में नमी बनी है, क्योंकि नहर में भैया पानी भरा है और नहर में अगर पानी भरा है, तो नहर में पानी भरने से आस-पास के खेतों में नमी बनी है। तो इस प्रकार से भी होता है कि नमी कैसी बनी रही खेत में। नाल बाँध बनाना, वही बाँध बना करके ना नाल बाँध बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं खेत की नमी को बनाया जा सकता है ना। अरे भैया बाँध बना है या नहर है, बाँध है, नाल बाँध। देखो वर्षा ऋतु में देखा होगा कि सतह से बह कर के आने वाला जल प्राकृतिक नालों में बह जाता है। इस प्रकार बहुत सा जल व्यर्थ चला जाता है। जैसे भाई अब पानी बरसता है तो बहुत सारा पानी ऐसे नालों में बह जाता है, नदियों में बह जाता है। नालों में बह करके आने वाला जल का उपयोग करने के लिए नाले के आर-पार सीमेंट या पत्थरों का बाँध बनना चाहिए। यानी कह रहे जो नाला होता है, नालों के आस-पास भैया सीमेंट या पत्थर का क्या बना लो, बाँध बना लो, ताकि बह कर के आने वाला जल का प्रवाह रोका जा सके। बाँध के कारण नालों के ऊपरी भाग में जल का भराव हो जाता है और प्रवाहित होने वाला जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्भरण में वृद्धि हो जाएगी। यानी नाल बाँध बना कर के हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो नाल बाँध ही बना रखा है, जैसे ये बाँध बना रखा है। यानी खेत के आस-पास देखो फ़ोटो में देख रहे हो इमेज में, डायग्राम में। इन सब के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब के ज़रिए क्या किया जाता है भाई मेरे कि बाँध बनाने से क्या होगा कि खेत है, उसमें नमी जो है वह बराबर बनी रहेगी। कंटूर वनस्पति अवरोध, एक प्रकार से वनस्पति झाड़ी-वाड़ी लगा करके हम लोग क्या पानी को रोक करके इस प्रकार के भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि खेत में जो नमी है, ठीक है? मिट्टी में जो नमी है, नमीपन को हम लोग कैसे बनाएँ? तो नमीपन को क्या है इस प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी मिट्टी में नमी बनी रहे, झाड़ी-वाड़ी लगा जैसे झाड़ियाँ बनी हुई देख रहे हो ना? देखो क्या होता है भैया जो पेड़ होता है, पेड़ के कारण से भी नमी बनी रहती है। इसलिए कह रहा कि भैया खेत के आस-पास झाड़ी लगाओ, झाड़ी मतलब समझते हो? अरे वही जो खरपतवार उगाता है, उसी को बोलते हैं झाड़ी लगाओ। इससे भी क्या नमी बनी रहेगी। अगला देखो, अगला जो जल संग्रहण की अगली विधि क्या है? सतही जल संग्रहण की कौन-कौन सी तकनीकें हैं? पहला है भैया परंपरागत विधि। परंपरागत विधि यानी जो हमारे परंपराओं से चली आ रही है। सतही जल यानी सतह पर जो पानी है, उसके पानी को हम लोग कैसे स्टोर करें? कैसे संग्रहण करें? सतही जल संग्रहण की तकनीकें क्या हैं? तो देखिएगा परंपरागत विधियाँ। भारत में परंपरागत जल संग्रहण की प्रणाली का इतिहास बहुत पुराना है। देसी तरीके से ज्ञान पर आधारित है। देश के सभी भागों में
ये प्रचलित है। भारत में भूजल संरक्षण यानी भारत में भैया पानी यानी पानी को इकट्ठा करना का काम जो है सदियों से चला आ रहा है। ताल और तालाब ग्रामीण क्षेत्रों में आदि काल से चले आ रहे हैं। भैया गाँव में देखा होगा तालाब होता है ना, तालाब होता है थोड़ा ताल होता है, बहुत गाँव क्षेत्रों में बहुत होता है। अब भी बने हुए हैं। उनका टिके रहना उपयुक्त होने वाली विधियों और ठोस वैज्ञानिक ज्ञान के कारण संभव हुआ है। ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के शासन काल के दौरान भी अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें से अनेक परंपरागत प्रथाओं का चलन बंद हो गया। हम देख सकते हैं कि इन संरचनाओं के माध्यम से कम मात्रा में हुई वर्षा के दौरान गुजरात और राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में भी जल की कमी की समस्या में काफी मदद मिली है। देश के विभिन्न भागों में देखोगे जल संग्रहण की कुछ तकनीकें। पहला भैया गाँव हम देखा होगा, हर गाँव में तालाब उलाब आपको देखने मिलता है। तालाब होगा, ताल होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना जहां पर पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तालाब है, ताल है, या कोई गड्ढा उड्ढा खोद करके गांव के लोग क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। अरे भैया मेरे जब पानी बरसेगा तो पूरे गांव का जो पानी होता है ना बह करके उस ताल में चला जाता है, उस तालाब में चला जाता है, वो पानी इकट्ठा हो जाता है ना। ये हमारा परंपरागत तरीका है और हमारी सभ्यता संस्कृति से चला आ रहा है। क्या है, बहुत पुराना तरीका है। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो हर गांव में आपको एक तालाब जरूर मिलेगा। तालाब क्या करता है भैया, पूरे गांव का पानी जो है बह करके उस तालाब में आकर के पानी में मिल जाता है, पानी स्टोर होता रहता है। क्योंकि जब पानी बरसता है तो भैया पानी कहाँ जाएगा, तो पूरे गांव में जो नालियां होती हैं उन नालियों के सहारे बहता बहता पानी जो होता पूरे गांव का उसमें जाके भर जाता है। तो क्या है, हमारा सबसे देसी तरीका है पानी को स्टोर करने का। क्या है, ये सबसे ओल्ड तरीका है, ये सबसे पुराना तरीका है। देखिएगा टंका एक विधि है। टंका यानी भैया टंका मतलब कोई टंकी फंकी बना दो जिसमें पानी को स्टोर करो। क्या टंका, देखिए टंका राजस्थान के रेगिस्तानों में कुएं कुंड जैसी संरचनाएं बहुत मिलती हैं। ये घरों में, स्कूलों में, धार्मिक स्थानों में, खेती में भूमिगत बनाई जाती है, भूमि के नीचे। इन संरचनाओं का उपयोग जल वर्षा के संग्रहण के लिए किया जाता है। भैया बारिश का पानी जो होता है इसको इकट्ठा करते हैं। जल मनुष्यों और पशुओं के पीने के काम आता है। भैया पानी क्या, पानी को तो आदमी भी पिएगा, जानवर भी पिएगा। ठीक है, ठीक है। अगर जैसे चीका मिट्टी, तालाब की गाद, कोयले की राख और बजरी का मिश्रण की प्लास्टर चढ़ा करके निर्मित किया जाता है ताकि इसे उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। टंके की प्रवाहित होकर के आने वाला अधिक से अधिक जल संग्रहित होता है। टंका का मुंह या ऊपरी भाग घास की बनी हुई चटाई से ढका जाता है ताकि भैया वो पानी उड़े ना। धार्मिक स्थलों पर, स्कूलों में टंके के ऊपर पक्की छत बनाई जाती है। जैसे पानी को स्टोर करने के हम लोग क्या करते हैं, टंका या टंकी बना लेते हैं। ठीक है, जिसे टंका या टंकी है जिसे पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये भी एक तरीका है जल संरक्षण की। क्या है, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। देखो यहाँ पर इन्होंने टंका बना रखा है। अगला खादिन। खादिन क्या, खादिन देखें, खादिन जिन्हें धोरा भी कहते हैं, राजस्थान के जैसलमेर जिले में निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में खेती के लिए सतही जल रन ऑफ जल के संग्रहण के लिए यानी संग्रहण के लिए डिजाइन की जाता है। ये देसी स्टाइल में होता है। ठीक है, इसके लिए मिट्टी का बना हुआ एक उठान यानी बांध होता है जो चट्टानों या बजरी वाली उपजाऊ भूमि के नीचे निचली पहाड़ी ढलानों के आर पार बनाया जाता है, यानी खादिन होता है। यानी एक प्रकार से यानी खादिन में भी हम लोग क्या करते हैं, बारिश का जो पानी होता है उसको स्टोर करने का। अगला भंडारा। भंडारा क्या है, भंडारा विशेष रूप से महाराष्ट्र में गन्ना की फसल की सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करते हैं। भंडारा क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं पानी इकट्ठा करने का एक तरीका है। पानी को इकट्ठा करने का, पानी को स्टोर करने की क्या एक तकनीक है जिसे हम लोग करते हैं। ठीक है, ये संरचनाएं भारी वर्षा के दौरान बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बहुत उपयोगी। जैसे मान लो पानी बरस रहा है, बाढ़ आ सकती है, तो उस समय पानी को स्टोर कर सकते हैं। भंडारा का, अरे जो टंकी नहीं थी, बड़े गांव में बड़ी बड़ी टंकियां होती है, हरियाणा में तो बहुत बनी है। ठीक है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। एक प्रकार का भंडारा है। भंडार कर, एक प्रकार से भंडार मतलब समझते हैं, जलघर जिसे बोलते हैं। वहां पर पानी को स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। भंडारा यानी पानी को इकट्ठा करते हैं, जैसे जलघर होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भैया पानी को स्टोर करते हैं अलग अलग, और पूरी एक टंकी, बड़ी सी टंकी होती है, पूरे गांव के लोग वहां पर भरते। भंडारा यानी पानी को हम लोग यहाँ पर इकट्ठा करेंगे ला करके। ठीक है, अगला पानी को इकट्ठा करने की तकनीक है आहार। आहर क्या है,
ये उत्तर प्रदेश और बिहार में खूब अपनाई जाती पानी को इकट्ठा करने के लिए आहार। यह खादिन के समान ढाल पर आधारित है। यानी बांध 1:2 में बहाव को निचली प्रवाह के होता है। आहार एक प्रकार की तकनीक है। आहार क्या है? एक प्रकार से भी पानी को स्टोर करते हैं, या पानी को स्टोर करने की हमारी क्या है, बहुत अच्छी तकनीक मानी जाती है आहार, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एक प्रकार से कुएं के समान होता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। मिट्टी के बांध में क्षति नहीं होती, एक प्रकार से बांध बनाया जाता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। आहार है, आहार। अगला है भैया जोहड़। जोहड़ एक प्रकार का जिसे हम तालाब बोलते हैं। जोहड़ मिट्टी के बने छोटे बांध हैं जिनका उपयोग वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। भूजल संरक्षण सुधार के लिए किया जाता है। दिखाया गया जोहड़ का पुनरुद्धार किया गया जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि बहुत हुई है। राजस्थान में इसके परिणाम स्वरूप सूखी नदियों में पानी बहने लगा है। नहीं, राजस्थान में अगर आप देखो जोहड़ एक प्रकार का तालाब होता है, थोड़ा सा तालाब की तरह से होता है। जोहड़ जिसे बोलते हैं तालाब होता है, यानी खुले खुले स्थानों में जब पानी को इकट्ठा किया जाता है उसे बोलते हैं जोहड़। एक प्रकार से तालाब जैसे होता है। लेकिन अगला है साझा कुआं। कुओं के जरिए भी हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं ना। साझा कुआं एक खुला कुआं होता है जिसके अनेक स्वामी होते हैं, यानी कुएं पर बहुत सारे लोगों की भागीदारी होती है। किसी एक आदमी का कुआं नहीं होता है, बल्कि पूरे गांव का कुआं होता है और खुला कुआं होता है, उसमें आकर कोई भी भैया पानी इकट्ठा कर सकता है। कुआं में भी हम लोग क्या पानी को इकट्ठा करते हैं। यह भी कह सकते हैं कि पानी इकट्ठा करने की जल संरक्षण की क्या है, एक बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक बहुत अच्छी विधि मानी जाती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुओं में पानी को इकट्ठा करते हैं। यानी जो कुआं होता है उस कुएं में जाकर के पानी को हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कुएं में पानी को इकट्ठा करें उसके लिए हम लोग खेतों की सिंचाई करते हैं, जैसे राहट वाहट पहले जमाने में बहुत चलता था, ठीक है। यानी मिट्टी खोद करके एक गड्ढा किया जाता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है और इसी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं भैया, कुआं। और एक प्रकार से गोलाकार होता कुआं, खासतौर से जैसे खोदा। रहट, रहट क्या होती? रहट जिसे अंग्रेजी में व्हील कहते हैं, ठीक है, पर्शियन व्हील कहते हैं। बाल्टियों की कतारों व जंजीर से बना होता है। बाल्टियों की कतारों और जंजीर से खुली तालियों वाले ड्रम पर चढ़ाया जाता है। इसे चलाने के लिए उचित युक्ति है। इसके संचालन के समय बाल्टीदार ड्रम घूमता है जिसके कारण जंजीर के निचले छोर पर लगी बाल्टियां पानी भरती हैं, ऊपर आकर के मिट्टी हो जाती हैं जिससे पानी बाहर गिर जाता है। यानी एक प्रकार रहट पता क्या था? पानी जो इकट्ठा होता खेत को सींचने के लिए क्या है, रहट एक तकनीक है सिंचाई के लिए। पर्शियन व्हील इसको बोलते हैं और हमारे देश में इसको क्या बोला जाता है? रहट बोला जाता है। रहट क्या है भैया? खेत को सिंचाई का एक बहुत बड़ा तरीका है। पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे कुआं होता था, कुएं में पानी भर गया तो कुएं में भैया इंसान पानी निकालेगा तो बहुत समय लगेगा, तो जानवरों को लगा करके एक प्रकार से ऐसे चलता था, यानी जानवर चलते थे उसके आगे पीछे और वहां पर लगा दिया जाता था वो, यानी बड़े बड़े उसमें वो लगे रहते थे। एक प्रकार से जैसे प्लास्टिक का लगा रहता, ड्रम टाइप का लगा रहता, वो नीचे जाता था और पानी भर के लाता था, फिर ऊपर से क्या करता है, छोड़ देता था। इस प्रकार से क्या होता था, सिंचाई की जाती थी। अगला कुंड या कुंडी क्या है? अगला हमारा क्या है? कुंड या कुंडी। यह भी क्या है, जल संरक्षण की एक बहुत अच्छी तकनीक है। देखिए कुंड या कुंडी तस्करी के आकार, यानी कैचमेट क्षेत्र है जो बीच में हल्के ढलवा होते हैं। यह कुआं होता है, एक ऐसे उल्टे प्याले के समान दिखाई देता है जो एक तस्करी में हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन संरचनाओं का उपयोग राजस्थान में थार रेगिस्तान और गुजरात में पीने के लिए वर्षा को संग्रहण करने के लिए गया, यानी कुंड या कुंडी। कुंड यानी तालाब होता है, जिसे कुंड मतलब समझते हो, पहले धार्मिक स्थल नहीं थे, तुम किसी भी देवी देवता के स्थल पर जाओगे तो वहां पर तालाब होता, कुंड होता है, उसी को हम कुंड या कुंडी बोलते हैं। ये बहुत होता, तुम किसी भी देवी देवता के धार्मिक स्थल पे जाओगे तो वहां पर आपको तालाब मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कुंड, ठीक है। किसी मंदिर चले जाओ वहां पर कुंड या कुंडी मिलेगी, ठीक है। ये क्या होता, पानी को, ये भी क्या है, पानी को इकट्ठा करने की या स्टोर करने की हमारी क्या है, एक बहुत अच्छी तकनीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुंड या कुंडी कहा जाता है। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं भाई, ठीक है, पानी को इकट्ठा करते हैं। अरे पहले के टाइम में तुम सबने सुना होगा कि बहुत ज्यादा, तुम्हारे गांव में भी अगर कोई धार्मिक स्थल होगा तो वहां पर भी तालाब जरूर होगा, कुंड जरूर होगा, ठीक है। कुंड एक प्रकार से होता है जैसे तालाब होता है उसी टाइप से होता है, लेकिन ये किसी धार्मिक स्थल के, इसमें भी पानी को स्टोर। अगला कुई या बोरी। कुई या बोरी 10 से 12 मीटर गहरे गड्ढे होते हैं
जो राजस्थान में तालाब के निकट उनसे रिसने वाले जल को कुएं या बोरी कहती, जैसे तालाब होता तो तालाब के बगल में एक ही गड्ढा खोद देते हैं और तालाब का पानी अगर रिसेगा तो उसी कुएं या बोरी में इकट्ठा होगा। यह भी कह सकते हैं कि पानी को इकट्ठा करने का एक तरीका क्या है, कुएं या जो बोरी होती है यह भी क्या होती है भैया, पानी को, जो हमारा पानी होता है उस पानी को स्टोर करने की क्या है, उस पानी को स्टोर करने की, इकट्ठा करने की क्या है, एक बहुत अच्छी तकनीक मानी जाती है। जैसे मान लो कि तालाब है, क्या है, तालाब है, तो भैया तालाब में पानी भरा है और तालाब के पास ही एक गड्ढा खोद देंगे, क्या, तालाब के आसपास ही गड्ढा रहता है और तालाब का पानी अगर रिसेगा, यानी अगर रिसेगा तो उस कुएं या बोरी में आकर के इकट्ठा हो जाएगा, इसको कुएं या बोरी बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम बावड़ी, बावड़ी क्या होती है, बावड़ी या बोरो का उपयोग राजस्थान में पेयजल के लिए सामुदायिक कुआं होता है, ठीक है। इसमें अधिकांश बहुत पुराने या इसमें बहुत लंबे समय तक पानी रहता है क्योंकि इसमें जल वाष्पन द्वारा होने वाली क्षति, देखो यानी बावड़ी पता क्या कहते हैं, तालाब जो होता है जमीन के अंदर जो तालाब को खुदाई की जाती है, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे बावड़ी उसको आप कह सकते हैं भैया मेरे, कि अगर एक प्रकार से जैसे हम लोग जैसे जैसे मान लीजिए कि जमीन के अंदर, ठीक है, जैसे अगर जमीन के अंदर जिसे हम बोलते हैं ना, जमीन के अंदर जो कुआं खोदा जाता है, ठीक है, जैसे आपका घर है, कि मान लो आपका ऊपर से बना दिया जाता है, कुछ मकान टाइप से बना रहता है और नीचे लोग सीढ़ी होती है, लोग उतरेंगे, वहां पर पूरा पानी को इकट्ठा किया जाए, वहां कुआं होता है, इसी को बोलते हैं बावड़ी, क्या बोलते हैं, इसी को बावड़ी बोला जाता है। यहाँ देखो देखो कुएं का जो पानी है, जो कुआं है भैया उसका पानी वो खुले आसमान के नीचे कुआं है, उसका पानी कह सकते हैं भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन जो बावड़ी होती है यानी जैसे मान लो कि एक प्रकार से अगर उसको हम लोग कहते हैं कि जैसे किसी का घर होता है ना, तो घर के नीचे हम लोग बना लेते हैं ना, जमीन के खोद करके नीचे भी कमरा उमरा बना रहता है, ठीक है, एक प्रकार का उसी प्रकार से बावड़ी होती है, ठीक है। नहीं क्या है भैया, जमीन के नीचे खोद करके कुआं बनाया गया है और ऊपर से उसकी बिल्डिंग विल्डिंग बनी है, ऊपर से कुछ बना दिया है और सीढ़ी की तरह उतरा जाता है, एक बावड़ी होती है। यहाँ पर भी पानी को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ भी पानी को इकट्ठा करने का एक तरीका है, ठीक है। इससे भैया इसमें क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता नहीं, पानी स्टोर रहता है और बहुत लंबे समय तक बावड़ी में कह सकते हैं पानी को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। झालार, झालार राजस्थान और गुजरात में आयताकार तालाब होता है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं या सामुदायिक रूप से धार्मिक उद्देश्य से किया जाता है। झालार झालर भू जल इकाई है जिसके आसपास के क्षेत्रों में जल सुगम या नियमित आपूर्ति निश्चित की जाती है। इसमें ऊपरी भाग में तालाब या झील का रीस करके आने वाला जल इकट्ठा किया जाता है। इस जल का उपयोग सामुदायिक स्नान के लिए, यानी जैसे मान लो झालर क्या झालार क्या है, झालार एक प्रकार का तालाब है, कुआं है, जो एक प्रकार से धार्मिक स्थल पर भैया सभी लोग आकर के उसमें नहाते हैं। धार्मिक अवसरों पर कह सकते हैं कि पूरा जो समुदाय, पूरा जो गांव है, वह आकर के यहाँ क्या करता है, स्नान करता है धार्मिक। कोरे क्या है, कोरे तालाब को कन्नड़ भाषा में कोरे कहते हैं, कोरे। इनका उपयोग केंद्रीय कर्नाटक में खूब किया जाता था, ठीक है। चित्र में जैसे यहाँ पर कोरे दिखाया गया है, कोरे भी क्या है कि पानी को इकट्ठा करने की एक तकनीक है, जो कि कह सकते हैं कि कन्नड़ भाषा में कोरे यानी तालाब कहते हैं और तालाब में वहां पानी को इकट्ठा किया जाता है जिसके तरीके से भैया पानी जो था वो व्यर्थ नहीं जाता था, ठीक है। कोरे क्या है, एक प्रकार से जो कुआं है उसी कुआं को हम कोरे कहते हैं। पार पार प्रणाली क्या है, वर्षा जल संग्रहण की पार प्रणाली जिसे पतली पानी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में वर्षा जल के संग्रहण की सर्वाधिक प्रमुख विधि है, ठीक है। इस तकनीक में जल का आगार से प्रभावित होकर के बलुआ मिट्टी में निर्क्षेपित होता है, ठीक है। अगोर यानी कह सकते 5 से 10 मीटर गहरी कुएं या बोरी खोदी जाती है जिसमें आसानी हो सके। यह संरचना राजगिरी की तकनीक का उपयोग करके ईंटों की चिनाई करके बनाई जाती है, यानी एक प्रकार से ईंट देखो एक प्रकार से गड्ढा होता है, गड्ढे में ईंटें लगा करके पूरा गड्ढा बनाया जाता है, इसमें वो पानी को स्टोर किया जाता है, ये क्या पार प्रणाली है, ठीक है। एडी क्या है, एडी भी एक प्रकार से तमिलनाडु में पानी को संचित यानी पानी को स्टोर करने के लिए एडियों यानी तालाबों से सिंचाई की जाती है। एडियों ने बाढ़ नियंत्रित करने की एक प्रणाली है, मिट्टी के कटाव को रोक करके भारी मात्रा में रन ऑफ से होने वाली जल की बर्बादी तथा आसपास के क्षेत्रों में भूजल संरक्षण या पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण है। इन एडियों
के कारण स्थानीय क्षेत्रों में उचित सूक्ष्म जलवायु उपलब्ध हुई है। एड़ियों के बिना तमिलनाडु में धान की खेती करना असंभव है। भैया धान की खेती यानी पानी को जो एड़ियों में इकट्ठा करते हैं, जिसके जरिए अगर आप देखेंगे जो भारत में तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कह सकते हैं इसके जरिए धान की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है जी? धान की खेती हम लोग करते हैं। कुल क्या है? कुल भी पानी को इकट्ठा करने की तकनीक है, जो आपकी बुक ईबीएस की किताब नहीं है, होगा BEVAE 181, उसमें भी कुल एक सिंचाई की तरह देखो। कुल जो है हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी व जम्मू कश्मीर के गांव में हिमनादों के जल ले जाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में बनी जल की नालियों के कुल जल पानी की जो नाली होती है ना, उसी को हम लोग कुल कहते हैं। कीचड़दार भूभाग में इन नालियों में चट्टानों की परत लगा दी जाती है ताकि उनमें कीचड़ ना जमा हो। इन्हें एक प्रकार की कुल क्या, एक प्रकार की नाली है। नाली बना करके जब हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं, उसी को भैया कुल बोलते हैं। और कुल कहां पर बनाया जाता है पानी इकट्ठा करने के लिए? हिमाचल और जम्मू कश्मीर के इलाकों में कह सकते हो। कुल जो है वह पानी को इकट्ठा करने की, पानी को स्टोर करने की क्या है? एक तकनीक है, एक तरीका है। ठीक है। अगला जो हमारा रहेगा देखिएगा, रन ऑफ यानी अफवाह जल संरक्षण, जल भंडारण की कौन कौन सी संरचना है। चलिए अगला भी देखते हैं। आप सबको बोला था अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, रन ऑफ अफवाह जल भंडारण की संरचना। देखिएगा, एक बार जब जल वर्षा को सतही जल या रन ऑफ के रूप में एकत्र कर लिया जाता है, तो इसे संग्रहित करके विभिन्न जल भंडारण संरचनाओं में उचित रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। देखो, रन ऑफ यानी अफवाह मतलब समझते, जैसे बारिश का पानी नहीं होता भैया, बारिश जब होती है, जब पानी बरसता है, तो जो बरसा हुआ पानी होता है, हम लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं। क्या है? हम लोग बारिश के पानी को जब इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इस मूल्यवान संसाधन का कारगर उपयोग हो सके। भैया बारिश के पानी को जब हम लोग एकत्र कर लेते हैं, ताकि हम उस पानी का क्या कर सकें? यूज कर सकें। और बारिश का पानी हम लोग स्टोर करके उसको पीने के लिए, उसको सिंचाई के लिए, खाना बनाने के लिए, अलग अलग तरीके से हम लोग उसका एक प्रकार से रिसाइकल करके भी क्या किया जा सकता है? यूज कर सकते हैं ना। ठीक है। भंडारित जल को विभिन्न उद्देश्यों के लिए, फसलों के जीवन रक्षक सिंचाई, घरेलू पशुओं के लिए, मछली पालन के लिए इस्तेमाल। देखो भैया, अगर बारिश का पानी अगर हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, रन ऑफ और जल फॉग का मतलब है बारिश के पानी को इकट्ठा करना। ठीक है। और जब हम लोग बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे, तो उसका बारिश के पानी को हम भंडारित करते हैं, स्टोर करते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? यानी हम लोगों का मतलब क्यों स्टोर करें बारिश के पानी को? ताकि भैया जो फसल हैं, फसलों में पानी सींचा जा सके, हम लोग घरों में पानी पी सकें, घरेलू काम में पानी का यूज करेंगे, पशुओं के लिए पानी का यूज करेंगे, और मछली पालन के लिए भी क्या बारिश का पानी का यानी रन ऑफ जो है इसका यूज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसे सीधे सतही जल के पुनर्भरण में उपयोग में नहीं, इसके हम जमीन के नीचे भी भंडारित कर सकते हैं। जो बारिश का पानी होता ना, यह जल तो खोद कर बनाए गए तालाब और भंडार तालाबों में संरक्षित या भंडारित किया जाता है, या विस्थापित बांधों या नालियों में इकट्ठा किया जाता है। अगर आप देखेंगे जो बारिश का पानी होता है, इसको हम लोग तालाब खोद करके, कुआं खोद करके हम लोग इस पानी को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। या कभी बांध बनाकर बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, या फिर नाली बना करके क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है, जिसे रन ऑफ या अफवाह कहते हैं, उस पानी को हम लोग इकट्ठा करते हैं। जल संग्रहण तालाब भंडारण ताल क्या है? तालाबों में भंडारण तालों का निर्माण पहाड़ी के ढाल के नीचे भाग में किया जाता है, ताकि मानसून के मौसम में क्षेत्र के बाहर आने वाले जल को इकट्ठा कर सकें। देखो, बारिश का जो पानी होता है, उसको हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो भैया क्या करेंगे, एक ढलुआ नुमा बना लेंगे। ठीक है। और उस पानी को हम लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। मानसून जब आता है भैया, बारिश कब होती है? जब मानसून आएगा। और जब मानसून आता है और जब बारिश होती है, मानसून आया और बारिश हुई, और बारिश होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उस एक क्षेत्र में ले जाकर के पानी को इकट्ठा करेंगे। ताल का आकार परग्रहण क्षेत्र में होने वाली वार्षिक वर्षा पर निर्भर करता है। सामान्यतः रन ऑफ जल को एकत्र करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में डग आउट कम ताल बनाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ताल का आकार जल की आवश्यकता के अनुसार, देखो बारिश कितनी होगी
उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करने के लिए ताल, तालाब, गड्ढे को हम लोग क्या खोदते हैं। भैया बारिश कितनी होगी, पानी कितना बरसेगा, और बारिश जितनी होगी और पानी जितना बरसेगा, उसी के अनुरूप हम क्या करते हैं, गड्ढे की खुदाई करते हैं। ठीक है। भंडारण क्षमता कुल जल की आवश्यकता की तुलना में कम से कम दुगनी। देखो भैया जितना पानी बरसे ना, उससे दुगनी क्षमता का तालाब खोदा जाता है। ठीक है। क्योंकि हमें वाष्पन और रिसाव से होने वाली जल हानि का ध्यान रखना होता है। यानी कुल जल की आवश्यकता की तुलना में कम से कम दुगनी होनी चाहिए। जो यानी कह रहे हैं भैया कि जैसे बारिश का पानी हम लोग इकट्ठा करेंगे, तो गड्ढे को इतना बड़ा खोदा जाता है ताकि पानी भैया आसानी से इकट्ठा हो सके। और पानी कुछ पानी भैया इधर-उधर चला जाता है, खास तौर से हानि होती है, और कुछ पानी भाप के रूप में भी उड़ जाएगा, ऐसा भी होता है। तलछट के जमा होने के लिए 10% अतिरिक्त भंडारण क्षमता उपलब्ध कराई जाती है। देखो कई बार क्या था, बारिश का पानी इकट्ठा करोगे ना, तो जो आपने गड्ढा खोद रखा, उस गड्ढे की तली में कोई मिट्टी-उट्टी जाकर के जम जाएगी। इसलिए क्या होता कि हम लोग 10% अतिरिक्त खोदेंगे, ताकि वैसे जैसे मान लो बारिश का पानी तुम इकट्ठा कर रहे हो, तो बारिश का पानी बह करके अगर तालाब में या कोई गड्ढे में आएगा, तो भैया थोड़ी मिट्टी भी आएगी और मिट्टी नीचे जम जाएगी, और मिट्टी नीचे अगर जम गई तो क्या गाद बन जाएगा, तो पानी कैसे स्टोर होगा। तो 10% हम लोग थोड़ा और खोदते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, यानी देखो यहाँ पर फोटो बना रखा है। खास तौर से हम लोग जैसे बारिश का पानी हुआ, इसी को रन ऑफ करते हैं। देखो भैया गड्ढा खोद रखा ना, देखो यहाँ गड्ढा खोदा गया है। एक गड्ढे को इतना खोदा जाता है कि ताकि भैया पूरे गांव में जो पानी बरसेगा, जो बारिश का पानी है, उसको आसानी से हम लोग क्या कर सके, स्टोर कर सकें। देखो यहाँ पर बारिश का जो पानी है यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इकट्ठा होगा। जैसे यहाँ पर फोटो बनाई गई है, इस फोटो को देखिएगा, बारिश का जो पानी होगा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। देखो यहाँ पर पानी है, आसपास देखो पेड़ पौधे भी बना रखे हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो नमी है वो बनी रहे और पानी सूखे ना, एक प्रकार से। अगला देखिएगा, विस्थापन बांध नली, यानी बारिश को पानी को जो होता है, यानी जो रन ऑफ होता है, अब जो अफवाह होता है उसके पानी को हम लोग नालियों और बांध बना करके इकट्ठा कर सकते हैं। देखिएगा, प्रग्रहण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाला रन ऑफ जल प्रग्रहण से निकासी नालियों से के माध्यम से बाहर निकलता है। इस जल का संग्रहण किसी भंडारण संरचना में मोड़कर या खेती में मिट्टी की नमी बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखो अगर है कि अगर हम लोग बारिश के पानी को बांधों में, नालियों में अगर इकट्ठा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मिट्टी में जो नमी रहेगी वो हमारी भैया बनी रहेगी। मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बारिश के पानी को हम लोग नालियों में इकट्ठा करते हैं। ठीक है। और नालियों के जरिए भैया खेत को भी सींच लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार मौसमी या सदाबहार या बहुवर्षीय झरनों को भी लाभदायक उपयोग के लिए मोड़ा जा सकता है। धार या झरने को बांध और अथवा नाली बना करके मोड़ा जा सकता है। पराग्रहण क्षेत्रों में आसमान जल प्रवाह को भी मिट्टी के पत्थरों के सीमेंट, करिकट, कंक्रीट के बांध बना करके वांछित स्थल की ओर मोड़ा जा सकता है। देखो कह रहे हैं कि भैया खास तौर से हम लोग क्या करेंगे, जैसे नाली वाली बना लेंगे, बांध बना लेंगे, इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, पानी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। और नाली जो बनाएंगे भैया वो कंक्रीट की, यानी ईंट की बनाएंगे या सीमेंट की बनाएंगे। सीमेंट या कंक्रीट की नालियां बनाते हैं। क्या, जैसे बारिश के पानी को अगर आपको नालियों के जरिए इकट्ठा करना है या जमा करना है, तो भैया सीमेंट की या कंक्रीट की नाली बनाई जाती, पक्की नाली बनाई जाती है, ताकि पानी को अच्छे से स्टोर किया। और नाली बिल्कुल सीधी बनाई जाएगी, ऐसा नहीं, नाली को मोड़ने के लिए भी अच्छे से तरीका, ताकि नाली के जरिए पानी, देखो भैया एक बांध बनेगा, बांध बनाएंगे और पानी, बारिश से पानी को नालियों के जरिए हम बांध में हम लोग डालेंगे। इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अफवाह है, यानी जो रन ऑफ है, यानी बारिश के पानी को हम लोग नालियों के जरिए स्टोर कर सकते हैं, नालियों के जरिए लाएंगे और उसके लिए एक भैया बांध बना लेंगे, वहां पर जो पूरा पानी होगा उसको स्टोर करेंगे। जल का फैलाव देखिएगा, प्रवाहित जल को भू जल पुनर्भरण के लिए बड़े क्षेत्र में, देखो कई बार कहता भैया बारिश के पानी को हम ना पूरा फैला दो, जैसे पानी बरसा और जल का फैलाव, यानी पूरे पानी को फैला दो। यह जल फैलाव किसी कच्चे तालाब या प्राकृतिक गड्ढे में
मोड़ करके भी किया जा सकता है। यह मिट्टी का तालाब, प्राकृतिक गड्ढा, रिसाव तालाब का काम करता है। किसी उचित स्थान पर नाला या बांध या चौक बांध का निर्माण करके जल का फैलाव किया। देखो कई बार क्या बारिश के पानी को हम लोग क्या है भैया फैला देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी बरसा और तुम लोग क्या करोगे, बारिश के पानी को नाला बना करके, चौक बांध बना करके या बांध बना करके और बड़े आकार में पानी को हम लोग फैला देते हैं, ताकि भैया जो नमी है वह आस-पास के इलाकों में बनी रहे। अगर आप देखो जल का फैलाव, देखो ये पूरे गाँव के लोग हैं, देखो ये गाँव के लोग हैं, इन गाँव के लोगों ने देखो ये पूरे पानी को देखो कितना फैला दिया, देखो कितने बड़े इलाके में पानी फैला हुआ है। और पानी को इसलिए फैलाया ताकि यहाँ पानी को स्टोर किया गया है। बारिश का पानी है और बारिश के पानी को देखो गाँव वालों ने इतना बड़ा तालाब, बांध या नाला बनाया है या गड्ढा कह सकते हो बनाया गया है। इतना बड़ा गड्ढा एक प्रकार से फैला हुआ, फैलावनुमा गड्ढा बनाया है और इसमें पूरे बारिश के पानी को हम लोग क्या है पूरा फैला दे रहा है। ठीक है? रिसाव तालाब इसी को बोलते हैं। यहाँ का पानी जो रिसता है, देखिए पानी को फैला देंगे, पानी भरा रहेगा और पानी रीस कर आस-पास के इलाकों में, खेतों में ना जाएगा और वहाँ पर नमी बनी रहेगी। और पानी को फैला करके, बारिश को पानी फैला करके भी हम लोग इसको ऐसे स्टोर कर सकते हैं। क्या? इस प्रकार से भी बारिश का जो पानी होता है, उसको स्टोर किया जा सकता है। यह भी क्या है स्टोर करने के बारिश से एक क्या है हमारा तरीका है। अगला देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, अगला क्या है? छत पर जल वर्षा संग्रहण किया, यानी छत पर जो पानी का बारिश का पानी होता है, हम लोग इसको कैसे इकट्ठा करें। तो देखिएगा 1.5 क्या रहेगा, 1.5 जो हमारा है, ठीक है, छत पर वर्षा जल का संग्रहण कैसे, यानी जैसे भैया पानी बरसता है तो पानी जब बरसेगा तो छत पर भी पानी जमा हो जाएगा, छत पर भी पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो जो छत पर पानी इकट्ठा हुआ है उसका हम लोग संग्रहण कैसे करें, बारिश के पानी जो छत पर गिरता है उसको हम लोग कैसे करें। देखो जैसा आपको ज्ञात होगा, पता होगा, जीवन के लिए जल बहुत जरूरी है। सबको पता है पानी भैया हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए उचित उपयोग करना बहुत जरूरी है। भैया पानी लंबे समय तक हमारे लिए बना रहे और पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो भैया पानी लंबे समय तक हमारे पास रहे, पानी को हम लोग स्टोर करके रखें ताकि उसका लंबे समय तक यूज कर सकें। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आप सबको पता है कि भाई जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जिसके परिणाम स्वरूप शहर बन रहे हैं और शहरों पर बहुत अधिक दबाव है और पानी की समस्या धीरे-धीरे कह सकते हैं कि पूरे देश में बढ़ती जा रही है। क्या है? पानी की जो समस्या बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने से कह सकते हैं कि तेजी से विकास हो रहा है। शहरों में पानी की बहुत जरूरत है भैया, खेती के लिए पानी की जरूरत है, खाने के लिए, पीने के लिए पानी की जो जरूरतें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पानी जितना है उतना ही है, ठीक है? लोग बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या, इसलिए हम लोगों को जो पानी है उसको संग्रहण करने की, स्टोर करने की क्या है बहुत ज्यादा आवश्यकता यानी जरूरत है, क्योंकि जल आपूर्ति हम आवश्यकता से अधिक उपयोग, भैया पानी जो है लोग जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप देखेंगे भूजल का भी अधिक, जमीन के नीचे जो पानी है उसका भी बहुत ज्यादा दोहन हो रहा, उसको भी यानी जल प्रदूषण भी खूब बढ़ रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जमीन के नीचे का जो पानी है उसका भी कह सकते हैं लोग बड़ी संख्या में या भारी संख्या में अगर हम लोग बात करें, लोग उसका क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं या लोगों के जरिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है? जल की कमी से मानव का अस्तित्व नहीं रहेगा। भैया अगर पानी नहीं रहेगा तो आदमी भी पूरी दुनिया में नहीं रहेगा, इसलिए पूरे विश्व में और खास तौर से दक्षिण एशिया देशों में पानी का जो खतरा है तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में ताजा व मीठे जल की उपलब्धता बहुत सीमित है। भैया भारत में पानी की क्या बहुत ज्यादा समस्या है। पीने वाला जो पानी है भारत में अगर आप देखो इंडिया में देखोगे तो वह क्या है बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम है। यह विभिन्न जल उपयोगकर्ताओं की जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भैया भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है कि जो पीने का पानी है वो बहुत कम है और लोगों की संख्या ज्यादा है और पानी बहुत कम है, इसलिए लोगों के लिए पीने का पानी बहुत कम हो गया है। देश के अधिकांश भागों में मीठे जल की आवश्यकता बहुत है, यानी लोगों को पीने की पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है लेकिन पानी नहीं है, ठीक है? जिसका तात्पर्य है कि भूजल का निकासी तेजी से बढ़ा, जमीन के नीचे का पानी जो है बहुत तेजी से घट रहा है। अब हमें इसका पुनर्भरण करना होगा। भैया जमीन के नीचे का जो पानी है तेजी से लोग उसको पी रहे हैं, वाटर लेवल भी तुमने सुना था भैया पानी का वाटर लेवल नीचे चला जा रहा,
धरती का पानी धीरे-धीरे खत्म हो रहा, इसलिए अब हमें धरती के नीचे पानी को भरने की ज़रूरत है, नहीं तो पानी जो पीने की ज़रूरतें हैं, पानी खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भैया पानी बिल्कुल भी नहीं बचेगा। भूजल से अधिक निष्कासन परिणाम स्वरूप भूजल स्तर देश के कुछ भागों में इतना अधिक गिर गया है कि अब वहाँ भूजल का विकास करना बहुत मुश्किल है। भैया कहीं-कहीं पर ज़मीन के नीचे का पानी इतना कम हो गया है, वाटर लेवल इतना नीचे चली गई है कि वहाँ पर पानी का विकास करना यानी वहाँ से पानी निकालना क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्या हो गया? यानी वाटर लेवल इतना नीचे चला गया कि ज़मीन के नीचे पानी ही नहीं बचा है। नलका चलाते रहोगे पानी नहीं आ रहा, बोरिंग जो है उसके पानी बहुत नीचे चला गया, बड़ी-बड़ी मोटरें लगा करके पानी खींचना पड़ रहा है, ठीक है? वाटर लेवल इतना नीचे चला गया यानी ज़मीन के नीचे का जो पानी है, वह लगातार भैया सूखता चला जा रहा है। जैसा कि हम कह सकते हैं, छतों पर वर्षा के जल को देखो भैया अगर हम लोग जब बारिश होती है, तो हमारे छतों पर जो पानी बरसता है, अगर हम लोग इस पानी को इकट्ठा कर लें, इस पानी को हम इकट्ठा करें और गड्ढों में भरें, तो भैया धरती के नीचे का जो पानी है, उसका वाटर लेवल या जो सतही या जो ज़मीन के नीचे का पानी है, उस नीचे-नीचे जो देखो भैया पानी बरसा, ठीक है? और हमारी छतों पर जो पानी है, उसको हम लोग छतों से उतार करके और गड्ढों में स्टोर कर लें, किसी तालाब में, किसी गड्ढे में जमा कर लें, पानी को स्टोर कर लें, ठीक है? एकत्र कर लें और फिर जो पानी होगा गड्ढों में भरा होगा, नीचे-नीचे पानी धरती के नीचे रिसता रहेगा और जो हमारा पानी है धरती के नीचे जो पानी उसका जो लेवल है, वह भी क्या हो सकता है भैया बढ़ सकता है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें, पीने के पानी के साथ-साथ विभिन्न जल उद्देश्यों के लिए जल बहुत ज़रूरी है। यह प्रथा हमारे देश के बहुत सारे शहरों में अपनाई जा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने प्राथमिक रूप से कह सकते हैं कि भैया जो छत के ऊपर का पानी है, उसको स्टोर करने के लिए तरीके अपना रही है। भैया छत यानी जो बारिश होती है, तो बारिश का जो पानी है उसको इकट्ठा किया जाए, लोगों की घर की छतों पर जो पानी है, उसको इकट्ठा किया जाए। जो छतें होती हैं, घर की हमारी जो छतें होती हैं, उस पे जो बारिश का पानी है, उसको हम लोग इकट्ठा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पीने के लिए, ठीक है? या सिंचाई के लिए या अगर हम लोग उसको तालाब बना करके, कुआँ बना करके अगर हम लोग इसको स्टोर करें, पानी को अगर बचाएँगे, तो शायद ज़मीन के नीचे का जो पानी जो वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, उसमें सुधार किया जा सकता है और जो भूजल स्तर बहुत तेज़ी से हमारे देश में गिरा है, वह उसको कह सकते हैं थोड़ी-सी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। छतों पर वर्षा जल को हम लोग एकत्र कर सकते हैं, यानी छत पर जो पानी बरसता है, उसको एकत्र करने की क्या हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपने अपने छतों पर वर्षा जल के संग्रहण का अध्ययन कर लिया। इसके पश्चात हमें फल उत्पादन के लिए जल संग्रहण का मूल संकल्पना भी है। नहीं भैया, खास तौर से अगर हम लोग छतों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करें, उसको तालाब में, नदियों में, कुओं में इकट्ठा करें, जिससे हम लोग खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए और खास तौर से ज़मीन के नीचे का जो पानी, उसका जो वाटर लेवल या जो भूजल भूजल स्तर है नीचे-नीचे डाउन जा रहा है, उसको बढ़ाने में मदद मिल सकती है। खास तौर से जब पानी बरसता है, तो हमारी जो छतें हैं, छतों पर भी जो पानी है, उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्टोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हम धरती के नीचे का पानी उसका वाटर लेवल बढ़ाने में क्या हो सकती है, मदद मिल सकती है। फलोत्पादन के लिए जल संग्रहण। देखो, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सतही तालाब, गड्ढा में जल संग्रहण और उनके भंडारण में जल की कमी, अवधियों में घरेलू उपयोग व पशुओं की खपत व तथा फलोत्पादन के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। भंडारित किए गए जल का उपयोग भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाता है, जिसे आगे चलकर की आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में स्वस्थानीय पानी को हम लोग इकट्ठा करते हैं। देखो भैया, अगर आप बात करें कि अगर देखो क्या करा, अगर हम लोग बारिश का पानी हो या किसी भी पानी को अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे, तो पानी को अगर हम लोग स्टोर करेंगे, तो हमारी जो फसलें हैं, फसलों को पानी देने की ज़रूरत उसकी की जा सकती है। क्योंकि भैया हमारी जो खेती है, खेती में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। तो भैया खेती में क्या लगता है, सबसे ज़्यादा पानी लगता है। तो भैया खेतों में सबसे ज़्यादा पानी लगेगा, तो हमें लोगों को पानी को स्टोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग पानी को नदियों में स्टोर कर लें, तालाब में स्टोर कर लें, कुएँ में स्टोर कर लें, ताकि हम लोग अपने खेतों की सिंचाई कर सकें, फसलों का सिंचाई कर सकें। भैया फसलों को अगर सींचा जाएगा, तो हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा।
भाई अगर हम लोग जल को इकट्ठा करेंगे, पानी को स्टोर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम लोग अपने खेतों को सींचेंगे, जिससे हमारे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। फलों उत्पादन मतलब क्या है कि फसलों का जो उत्पादन है, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे खेत में भैया 1 कुंटल गेहूँ निकलता है, ठीक है? तुम्हारे खेत में गेहूँ बोया जाता है, 1 कुंटल गेहूँ निकलता है। मान लीजिए अगर तुम्हारे खेत खेत की सिंचाई अच्छे से होगी, तो हो सकता है कि तुम्हारे खेत से जो 1 कुंटल गेहूँ निकलता था, शायद आने वाले समय में वह 2 कुंटल गेहूँ निकल जाए। तो भैया पानी को इकट्ठा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फसलों का उत्पादन, फसलों का जो प्रोडक्शन है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। यानी यही है फलों उत्पादन के लिए जल संग्रहण कि फसलों का उत्पादन बढ़े। जो हमारी फसलें जैसे गेहूँ है, चावल है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है? यानी ये जो फसलें होती हैं, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जल को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। पानी को अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे, जो स्टोर पानी है, जैसे हमारा हमने नदी में पानी स्टोर कर लिया, तालाब में, कुएँ में हमने जल का संग्रहण कर लिया है, उस पानी को हम लोग भैया अपनी फसलों को सींच सकते हैं और हमारी फसलों का जो उत्पादन है वह बढ़ाया जा सकता है। यही है फलों उत्पादन के लिए जल संग्रहण, यानी पानी को हम लोग इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उससे हम अपने भैया खेतों को सींच सकें और खेतों को अगर हम सींचेंगे तो हमारी फसलों का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। आलू है, मटर है, ठीक है, टमाटर है, जो हमारी खेती होती है, गेहूँ है, चावल है, जौ है, बाजरा है, भैया इन फसलों को अगर सींचा जाएगा तो हमारी जो फसलें होंगी, फसलों का उत्पादन ज़्यादा होगा। इसलिए हमको क्या भैया पानी को इकट्ठा करने की, जल को संग्रहण करने की क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जल को संग्रहण करना करना चाहिए, जिससे हम लोग अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सकें। एक लगभग जितना इसमें से आपके एग्ज़ाम में दे रखा था मैंने सारा बता दिया और पहले चैप्टर में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है और पहला चैप्टर मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। तो पहला चैप्टर मैंने करा दिया है, अगला चैप्टर चलिए हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चैप्टर मैं नहीं चाहता हूँ आपका छूटे, ठीक है? अगला चैप्टर बता देता हूँ।